बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के शो का आगाज़ कर लेते हैं और आगाज़ में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है। ये बताना इसलिए ज़रूरी है आप लोगों को कि जिन इलाकों में लॉकडाउन किया गया है यहाँ पर लॉकडाउन असल मायनों में नज़र नहीं आ रहा और उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न हम और आप लोग ही हैं। ये लॉकडाउन इसलिए किया गया है, यहाँ पर कोरोना केसेस जो हैं वो रजिस्टर्ड हुए हैं, तो इनको यहीं तक महदूद रखना ही मकसद है, लेकिन ये मकसद पूरा होता कहीं नज़र नहीं आ रहा। लॉकडाउन वाले एरियाज़ में जैसा कि हमने कोरोना की पहली लहर में देखा था कि पुलिस की नफरी भी होती थी, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के लोग भी टाइम टू टाइम कभी कभी हमें नजर आते थे, लेकिन इस दफा तो ऐसा कुछ नहीं है। तो लॉकडाउन बिल्कुल ही जो है वो बिला जवाज और इसका कोई मकसद नजर नहीं आ रहा। आप लोगों से ये चीज़ें शेयर करने का मकसद ये है कि थोड़ी सी एहतियात आप लोग कर लीजिए, अपनी जिम्मेदारी को समझ लीजिए। जहां कहीं पर भी लॉकडाउन किया गया उसके इर्द गिर्द वाले एरियाज रिहायशी जो हैं वो कोशिश करें कि उन गलियों की तरफ ना जाएं, वहां पर जो रिश्तेदार आपके रहते हैं उनकी तरफ ना जाएं। कुछ दिन के लिए ये एहतियात है जो कि ज़रूरी होती है और इसके बाद ऑब्वियसली अगर आप एहतियात करेंगे तो अपने साथ साथ दूसरों को भी महफूज रखेंगे। सेकेंडली, जो कोरोना वायरस की एक किस्म बार बार कहा जा रहा था कि दीगर ममालिक में देखी जा रही है, कराची तक वो पहुंच चुकी है, तो अब एहतियात ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि एहतियात के अलावा इसका हल कोई नहीं है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट बार बार ये करना चाहूँगी कि प्लीज़ एहतियात कीजिए। जिस तरह से केसेस हमारे सामने रिपोर्ट हो रहे हैं तो हस्पतालों की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि इतने ज़्यादा मरीजों को वो हैंडल कर सके, तो एहतियात के अलावा हल हमारे पास इसका कोई नहीं है। आगे बढ़ते हैं और पहले सेगमेंट से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जानते हैं शहर का मौसम आज कैसा रहेगा। जीशान सफदर हमारे साथ मौजूद हैं। जीशान, बताइए मौसम अभी कैसा है शहर का और प्रेडिक्शन क्या की जा रही है? 24 घंटे में मौसम कैसा रहेगा? बिल्कुल, दिन ब दिन मौसम में नुमायां तब्दीली देखी जा रही है और आज के रोज़ मौसम के हवाले से बात की जाए तो मौसम उसी तरह से शदीद सर्द है। अलबत्ता आज के रोज़ बादलों और सूरज की आंख मचोली का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। इससे कबल क्योंकि पिछले चंद दिनों से मौसम की शिद्दत में काफ़ी इजाफा देखा गया और ये इजाफा अभी तक बरकरार है, जिसमें पहले तो धुंध वगैरह के बादल सुबह और शाम के औकात में छाए रहते हैं और इसके साथ साथ सर्दी की शिद्दत में भी काफ़ी इजाफा देखा जाता है। आज के रोज़ महकमा मौसमियात के मुताबिक जो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया कम से कम वो 3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया और जबकि जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है दिन भर में वो 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। इसके साथ साथ हवा में नमी का तनासुब की बात की जाए तो वो 63% रिकॉर्ड की गई है और इसके साथ साथ इस वक्त लाहौर की आबो हवा जो है वो काफ़ी खुश्क और सर्द महसूस की जा रही है और इसके साथ साथ आज के रोज़ लाहौर शहर में 8 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से हवाओं का सिलसिला भी जारी रहेगा। ये सिलसिला ऐसे ही बरकरार रहेगा क्योंकि सर्दी मज़ीद बढ़ती जा रही है और आगे भी इम्कानात हैं कि इसी तरह से सर्दी का जो एक सिलसिला है वो जारी और सारी रहेगा और जो लोग बाहर सफ़र करते हैं रोड्स पे उनको भी काफ़ी ख्याल रखना पड़ेगा। ख़ास तौर पे उन्होंने अपनी लाइट्स, गाड़ी की लाइट्स जो हैं उनके इंडिकेटर्स जो है वो ठीक होने चाहिए, फॉग लाइट का इस्तेमाल करना चाहिए और ज़्यादा लंबे सफ़र पे मुनासिब फासले के साथ अगली गाड़ी से फासला रखना चाहिए ताकि किसी भी किस्म के हादसा से बचा जा सके। तो आज के रोज़ मौसम पहले की निस्बत मज़ीद जो है वो सर्द दिखाई देगा महकमा मौसमियात के मुताबिक आज के रोज़, लेकिन बादल और सूरज की आंख मचोली का सिलसिला जारी रहेगा जिसकी वजह से जो धुंध है वो अभी गलबा नहीं पाएगी, जबकि शाम के टाइम शाम के औकात में, रात के औकात में धुंध के बादल भी छा जाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जीशान हमारे साथ मौजूद थे और मौसम की सूरत हाल हमें बता रहे थे कि शहर का मौसम कैसा रहेगा। फिलहाल तो हम देख रहे हैं कि धुंध के बादल छट चुके हैं और जिस तरह से गुज़श्ता दिनों में शहर में धुंध थी बहुत ज़्यादा मुश्किलात भी हो रही थी, लेकिन सर्दी की शिद्दत हम देख रहे हैं इसमें भी इजाफा हो रहा है। आगे बढ़ते हैं और आज की टॉप स्टोरी शामिल करते हैं। पहली खबर हमारे पास क्या है? शहर में कूड़े की पहाड़ियाँ, कंटेनर्स उबल पड़े हैं, अस्पतालों का फुजला लाहौरियों के लिए खतरा बन गया। बिजली बिलों पर सब्सिडी खत्म, 300 यूनिट पर भी 15 पैसे का इजाफा, 25 लाख सारिफीन मुतासर होंगे। ट्रैफिक जैम से निजात, सिग्नल फ्री शाहदरा चौक के लिए फ्लाईओवर अंडरपास का डिजाइन तैयार।
सीसीपीओ का पुलिस की 3 माह की कारकर्दगी पर सर्वे करवाने का फैसला। जी, तो सीसीपीओ की जानिब से तो 3 माह की कारकर्दगी का सर्वे कराने का फैसला किया गया। इसके नताइज क्या आएंगे हम लोगों को पहले इसका पता है। खैर, अभी कुछ कहना कबल इस वक्त होगा। आगाज कर लेते हैं, इन स्टोरीज को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर दुर्रे नायाब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम दुर्रे नायाब, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक। दुर्रे नायाब, पहली खबर की तरफ चलते हैं। और पहली खबर, हम कल भी मुख्तलिफ जगहों से हमारे रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट किया। मुझे जब हमारी बात हुई थी चेयरमैन साहब से, तो मुझे बड़ी तसल्ली हो रही थी और वो बड़ा मुतहर्रिक और पुरअज़्म नजर आ रहे थे। दावा बहुत बड़ा कर दिया था, 72 घंटों का काम 24 घंटों में करके दिखा देंगे। आज कितने दिन हो गए, शहर के हालात तो कंट्रोल से बाहर हैं, क्या कहेंगे? देखिए, वो बड़े ही शाइस्ता इंसान है और अच्छा लबो लहजा रखने से अच्छी परफॉर्मेंस का तयन कभी भी नहीं किया जा सकता। हमने उनको लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब इनवाइट किया था LWMC के अंदर, तो वो वहां भी छोड़ के चले गए थे, आए ही नहीं। और CEO LWMC इमरान सुल्तान साहब अकेले ही सहाफियों के तेज़ो जो तकरार होती है ना, उसका सामना करते रहे बेचारे। तो इस हवाले से परफॉर्मेंस का ताल्लुक तो आपको फील्ड में एक्टिव रहने से है। फील्ड में LWMC कितनी एक्टिव है, 12 तारीख के बाद से जो पे दर पे काम हो रहे हैं, कभी ये वर्कशॉपों पे कब्जा कर रहे हैं, कभी उनकी मशीनरी ले रहे हैं। कल मैं अलबराक की वर्कशॉप खड़ा था, वहां से सामान निकाल के लेके जा रहे हैं और नई बैटरियां, नया स्पेयर पार्ट्स वो लोड करके पिकअप्स और हाइलेक्स डालों में वो वहां से गायब किया जा रहा है। ये तो मेरा आंखों देखा हाल है। अब बात है परफॉर्मर्स की। जगह जगह लाहौर शहर इस वक्त तफुनज़दा हो चुका है। हम कराची के एक नाले को रोते थे, आपको याद है, और उस पर भी जब हुकूमत ने एक्शन लिया, PTI गवर्नमेंट ने एक्शन लिया, उसके बाद FWO ने साथ देने की कोशिश की। हम तो उसको इशू बनाते थे, नेशनल इशू। इस वक्त अगर नेशनल टीवी लेके आप इस बात को छोड़ दें, लाहौर पे सिर्फ फोकस करें, तो आपको लाहौर उस एक नाले से भी अबतर नजर आएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आपके लाहौर शहर के अंदर अब ऐसे वाकयात होना शुरू हो गए हैं कि कूड़े के ढेरों के अंदर जानवरों के लाशें, इंसानी बल्कि आज़ा के कल जो है वो आज़ा मिले कल, और अस्पतालों का फुजला जो है वो भी। बहसियत अब सारी कौम तो अपरचुनिस्ट है, हमें जिधर जगह मिलती है हम वहाँ पे कूड़ा फेंक देते हैं। अस्पतालों को जगह मिली, उन्होंने कूड़ा डंप कर दिया। लाहौर शहर में इतनी प्राइम लोकेशन पे कोट लखपत मंडी होती थी, इस वक्त वो पूरे का पूरा मिनी कचरा कुंडी बन चुकी है। कोई पूछने वाला नहीं कि भाई 118 से 124 कनाल इतनी प्राइम लैंड पे कौन कूड़ा फेंक रहा है, किससे पूछ के फेंक रहा है, किसने NOC दिया। लैंड LDA के पास थी, कस्टोडियन उसका LDA था, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट उसकी सुपरवाइजरी रखती है। भाई किसने ये सारी, और इतना खूबसूरत साथ आपका अरफा करीब सेंटर जहाँ पे नेशनल लेवल के आप IT के प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आपकी IT यूनिवर्सिटी अंदर कायम है, उसके साथ अब निकल के देखें तो आपको एक कूड़ों का तोहफा ऐसा मिलता है कि आपके साथ सांस लेना मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमने आखिर अब 31 दिसंबर के बाद किसी चीज को मंतकी अंजाम तक तो लेके जाना है। LWMC का मौकफ तो यही फेल हो गया जी कि हम बड़ा 72 घंटों का काम 24 घंटों में कर देंगे। वो 24 तारीख थी, वो गुजर गई है, आज 30 तारीख हो गई है, और एक दिन बाद 100% जिम्मेदारी टर्किश कंपनियों के बाद LWMC पे आयद होती है। कौन सफाई का जिम्मेदार है, क्या प्लान है, ना किसी को बताया जा रहा है, ना इनके पास खुद कोई प्लान है। ऑल्टरनेटिव मशीनरी नहीं है, जिससे मशीनरी मांगते हैं उनकी मशीनरी खुद बिजी है। क्या यही प्लान था? अच्छा, इसके बावजूद जो मौके सामने आ रहे हैं ना दुर्रे नायाब, वो कह रहे हैं कि जी शहर में सफाई कर रहे हैं। DC साहब भी इस चीज़ को इसी तरह से लेकर चल रहे हैं कि जी हम शहर में सफाई करवा रहे हैं, और क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो कूड़ा मौजूद है, तो इस वजह से इस पर थोड़ा सा टाइम भी लगेगा। अब जिस जिस इलाके में हमारे रिपोर्टर जा रहे हैं, वहाँ पर जितने भी लोग हैं, रिहायशी हैं, ऑब्वियसली वो परेशान होंगे और उन्होंने एहतजाज तो करना ही है। अब वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर 10-10 दिन गुजर गए हैं, कोई भी यहाँ पर आ ही नहीं रहा है। देखिए, मेन शाहराहों के अलावा आप बात करें मेन बुलेवार्ड, आप बात करें LDA के सामने मेन जौहर टाउन की रोड, आप बात करें मेन बुलेवार्ड इकबाल टाउन की, मेन जो प्राइम लोकेशन है माल रोड की बात कर ले, यहाँ पे तो बहुत सफाई हो रही है। GORs के अंदर आपको कूड़े का एक शॉपर भी नहीं मिलेगा आप, लेकिन आम आबादी में तो जाके देखे ना, आपके पोश इलाके जिसमें गुलबर्ग है, उसके बाद मुस्लिम टाउन है, और डिफेंस से कबल जो आपकी आबादियां हैं कैंट के बिटवीन, वहां पे कूड़े के बहुत बुरे हालात है। और ये जो बात कर रहे हैं ना जी कि हमने 24 घंटे के अंदर करना था, हमने 72 घंटे, अब 172 घंटे देने को भी तैयार है भैया, आप कर लें। आपने 24 तारीख की डेडलाइन दी, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने बात की, अब आज 30 तारीख हो गई है। आप उस 24 घंटे को काउंट करें कि वो कितने घंटे हो चुके हैं, इनसे सफाई नहीं हो रही। फिर बैकलॉग इतना ज्यादा है, मशीनरी पे भी कब्जा करके देख लिया आपने, वर्कशॉप में भी कब्जा करके देख लिया, आप किसी बात पे तो खड़े हो जाए।
आपके पास वसाइल भी हैं, आपके पास सब मशीनरी भी है, आपसे काम नहीं हुआ। आप कल को लाहौर वेस्ट के हट के MCL की मशीनरी भी ले लें, वासा की भी ले लें, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की भी ले लें, LD की भी ले लें, लेकिन आपकी जो विल है वो आपको क्या साबित कर रही है? हम जिधर जा रहे हैं, जिस आबादी में घुस रहे हैं उसके अच्छा दुर्र नायाब, आप चूंकि बीट भी करते हैं, तो ये अंदरूनी मामलात क्या हैं? क्या ये वाकई मुमकिन नजर नहीं आ रहा इनकी कैपेसिटी के मुताबिक, इनके जो मामलात चल रहे हैं? वजह आपको सबसे बड़ी क्या लगती है? देखिए, ये तो अब एक चैलेंज बन गया मेरे ख्याल से। आपने ये बड़ा अच्छा मौका दिया कि हमने जो कॉन्ट्रैक्ट और जो अप्रूवल्स, जितनी भी कार्रवाई जो है वो हमने 6 महीने पहले करनी थी, हमने 6 महीने पहले की नहीं। हमने साल बाद पहले प्लान बनाना था कि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट अब बिल्कुल फाइनली एंड अप हो रहा है 31 दिसंबर को। हमें 1 जनवरी 2020 से ये काम स्टार्ट कर देना चाहिए था। हमें मुख्तलिफ कंपनियों को राब्ते, जो भी आपने टेंडरिंग करनी थी, इंटरनेशनल लोकल टेंडरिंग करनी थी, परचेज जो करना था, जितनी प्रोक्योरमेंट करनी थी, पेपरा कवानीन के तहत आपको उसके टेंडर फ्लोट कर देने चाहिए थे। फाइनेंस कहाँ से आना था वो भी सारा हमने नहीं किया। हम हाथ पे हाथ रख के बैठे। कभी हम कहते थे कि हम लाहौर को 7 जोन में तकसीम कर रहे हैं और उनके टेंडर कर रहे हैं, कभी हम कहते थे कि जी हम खुद अब कब्जा ले रहे हैं, LW से खुद चला रही है। 3 आपने इलीगल एक्सटेंशन इस कॉन्ट्रैक्ट में दी, आपसे नहीं पूछा गया, चलें ठीक है आप काम चला रहे थे। पूरा साल इस तरह किल किया। क्या इनका भी कोई मुहासबा करेगा कि ये पूरा साल किल करने वालों के लिए इनकी पकड़ कहाँ होगी? और इनसे पूछा जाएगा जो काम साल पहले करना था, आज आपने 31 दिसंबर तक नहीं किया और पूरी गवर्नमेंट को लेके पूरे पाकिस्तान को आपने घुटनों पर टेक दिया। आज हर बंदा ये बात कर रहा है, इंटरनेशनल मीडिया बात कर रहा है। कल मैं एक इंडियन चैनल की वीडियो देख रहा था, वो भी इस टर्किश और पाकिस्तानी जो इशू बना है LWMC का, उसको लेके वो पूरा प्रोपेगेंडा कर रहे थे। भाई आप कहीं तो खड़े हो गए, मौका आप क्यों दे रहे इतने ज्यादा? तो ये इन्होंने जो कबल अज़ वक्त काम नहीं किया, कबल अज़ वक्त टेंडरिंग करने से, प्रोसेस करने से बहुत चीजों से बचा जा सकता था, वो इन्होंने नहीं किया। दुर्र नायाब, मुझे तो परेशानी होने लग गया, नया साल शुरू होने को है और नए साल में अगर आगाज ही इस तरह के शहर से हम करेंगे तो क्या बनेगा? मेरा ख्याल है कि शहर बहुत खूबसूरत था, बागों का, अब तो कूड़े के पहाड़ों का शहर है। और अगर ये सूरत हाल बरकरार रही, नए साल से पहले इसको साफ ये अगले साल मैं समझता हूँ कि हम अपनी कहानियों में, अपनी खबरों में लिखते थे कि जी लाहौर बागों का शहर है। अगले साल हम लाहौर शहर लिखा करेंगे, क्योंकि हालात जो है ना वो बदतर होते जा रहे हैं। पहले होता था एक कंटेनर था, उसके इर्द गिर्द छोटी छोटी से आपको कूड़े के 2-4 चंक्स नजर आते थे, अब तो पहाड़ियां नजर आती हैं, कंटेनर उबल रहे हैं और उसके और कल जिस तरह से रिपोर्ट की है, जहां कंटेनर्स हैं वहां से एक लंबी लाइन जा रही है और कैमरामैन दिखा रहे हैं वो लाइन, मैं कह रही हूँ अभी खत्म हो जाएगी। वो मैं यही बात करता कि ये चीजें बढ़ती जा रही है। आप 10 दिन के बैकलॉग को खत्म करने की बात करते थे, आपने तो 40 दिन का बैकलॉग कायम कर लिया और ये आपसे हफ्ता 10 दिन में खत्म नहीं होना। पूरी मशीनरी भी लग जाए। मैं चाहती हूँ कि जोर भी जैसे नया साल शुरू हो, शहर भी साफ सुथरा नजर जादू हो सकता है, उसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। चलिए जी, ये जादू प्लीज कर दे। और बल्कि हम तो ये रिक्वेस्ट करते हैं कि बुज़दार साहब, जैसे आपने कलमा वो अंडरपास फिरदौस मार्केट का लाल शहबाज के अंदर आपने कंप्लीट कराया, खुदारा इनको थोड़ा सा एक्टिव करें और इनसे ये कंप्लीट करवाएं। लाहौर का जो सफाई का बैक लॉक है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और फिर मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश ये है कि नए साल के आगाज के साथ ही हमें अपना शहर भी उसी तरह से हरा भरा और साफ सुथरा नजर आए। खैर, ये तो शहर के हालात हैं, लेकिन अगली खबर है हमारे पास महंगाई के हवाले से। और महंगाई एक बार फिर से, बिजली के बिलों की कीमत में इजाफा हुआ है और सारिफीन इससे किस कदर मुतासिर होंगे ये तो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन खबर के मुताबिक 300 यूनिट पर भी 15 पैसे का इजाफा, 25 लाख सारिफीन इससे मुतासिर होंगे। इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब ये इजाफा किस मद में किया गया है और ये सिलसिला थमने वाला है भी या नहीं, इस पर हम बात करते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। अगली खबर हमारे पास है जी, बिलों पर, बिजली के बिलों पर सब्सिडी खत्म और 300 यूनिट पर भी 15 पैसे का इजाफा हो गया है। यानी अब गरीब सारिफीन भी जो हैं उनसे भी पैसे लेने का, पैसे बटोरने का, उनकी जेबों से पैसे निकालने का प्लान बना लिया गया है। ये जो प्लानिंग दुर्र नायाब यहाँ की जाती है ना, कुछ अच्छा सोचने की तरफ भी प्लानिंग कर लें तो मेरे ख्याल से लोगों का भला भी हो जाएगा। मैं खबर पढ़ रहा था कि 8 लाख के करीब ऐसे FPR के लोग हैं जिन्होंने टैक्स देना होता है हर साल और वो आपकी टैक्स की कैटेगरी से आउट हो चुके हैं। उन्होंने टैक्स नहीं दिया। अब आपके पास ऑप्शन क्या थी कि जो गरीब बंदा पकड़ा हुआ ना उसको और नो छोड़ लो, बिल्कुल, उसके अलावा आपके पास ऑप्शन कोई नहीं है। 300 यूनिट्स जो है वो बहुत ही बेचारा हमारा जो
मतवसत से भी अब तकरीबन नीचे जो तबका है वो इस्तेमाल करता है, बिल्कुल। क्योंकि बिजली इतनी महंगी हो चुकी है और एक्सेसरी इतनी ज़्यादा बिजली पे कन्वर्ट हो चुकी है, गैस आपकी आती नहीं, आपको गीज़र भी यूज़ करना पड़ जाता है, आपके बहुत सारे मसाइल हैं जो बिजली के ज़रिए आप हल करते हैं। उसकी वजह से 300 यूनिट क्रॉस करना नॉर्मल सी बात हो गई है। अब आप 300 यूनिट्स वाले तो वो बेचारे हैं जो ना इलेक्ट्रिक गीज़र अफोर्ड कर सकते हैं, बिल्कुल, ना वो कोई बहुत हैवी मशीनरी, ना उनके पास कोई कुकिंग रेंज इलेक्ट्रिक, कोई ओवन इलेक्ट्रिक, कोई बेकिंग ओवन इलेक्ट्रिक है। आप किन लोगों पे जुल्म करने जा रहे हैं? आप पहले एक टारगेट होती है ना, हम कोई खबर डिस्कस करते हैं, हम कोई पैकेज देते हैं, कोई रिपोर्ट बनाते हैं, तो हमारी एक टारगेट ऑडियंस होती है कि जी हमने इस तबके के लिए ये चीज देनी है। इन लोगों का मसला ये है कि इनकी हमेशा से जो टारगेट रहे हैं ना शहरी, वो गरीबी बस नहीं करता ना, बस उन पे चलता है जिन पे चलता है, और वही रहा है जो ऑलरेडी इस सिस्टम के अंदर इंडल्ज है, इस सिस्टम से गुजर रहा है। वो किसी ना किसी तरीके से बिजली के बिल से इफेक्ट हो रहा है, वो सुई गैस की बिल से इफेक्ट हो रहा है, वो पेट्रोल का कंज्यूमर है, चाहे वो 50 रुपए बेचारा रोज मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाता है। ये बड़े बिजली चोरों को पकड़ने के लिए बड़े बिजली चोर, बड़े नादहिंदगान, बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्री हैं और बड़े बड़े जो लोग रिलीफ लेके जा रहे हैं। आपको ये भी शायद अंदाजा होगा कि कोरोना में बिजली की बिलों की मद में इंडस्ट्रीज जो है वो बहुत सारे रिलीफ लेके गए। ठीक है, उनका जायज हक था, हम मानते हैं कि उनके कारोबार मुतासिर हुए, हम मानते हैं कि उनके पास लेबर नहीं रही और लोगों को रोजगार नहीं दिया, उनकी फैक्ट्रियां नहीं चल सकी, आपने रिलीफ दे दिया। लेकिन इन 300 यूनिट्स वाले गरीब लोगों का क्या कसूर है? इस गरीब तबके की जो उम्मीदें थी इस गवर्नमेंट से, इस प्राइम मिनिस्टर साहब से कि इनको इतना रोजगार मिलेगा, इनको नौकरियां मिलेंगी, इनको रिलीफ मिलेंगे। आपने पेट्रोल से रिलीफ उठाया, आपने सुई गैस से उठा लिया, आपने बिजली से उठा लिया। कल को आप कहेंगे जी कि मुझे तो यकीन करें ना, मैं सोचता हूं कि किसी वक्त ये दौर जिस गवर्नमेंट जा रही है कि अंडों पे सब्सिडी न देनी पड़ जाए। जो हालात हैं, यकीन करें कि मैंने बड़े सोच समझ के बात की है और मैं बड़ा इसमें थोड़ा सा हंस भी रहा हूं कि कल को ये कहेंगे जी 25-30 रुपए का अंडा हो गया तो उसमें तो 5 रुपए हम सब्सिडी दे रहे हैं जी, अब अंडों में भी सब्सिडी देगी। जिस गवर्नमेंट ने मुर्गियां देनी थी आपको अंडों के लिए, अब वो अंडों में सब्सिडी देगी। फिर जिसने आपको गोश्त देना था और बकरियां आपको बकरे फराम करने थे जी कि आप जाए और ये, वो भी अब आपको, आप लोगों को सब्सिडी देते हैं उनके टैक्स के पैसों पे, आप उनको रिलीफ देते हैं। आप कभी तो रिलीफ देते हैं, माना आपकी गवर्नमेंट आई, आप 2 साल बहुत मुश्किल में थे, 2.5 साल बहुत मुश्किल में थे, आपने सख्त फैसले किए जी, मान लिया। आपने करंट अकाउंट को मेंटेन रखना था, आपने डेफिसिट घटाने थे, मान लिया। आपने खर्च नहीं किया क्योंकि आप पे बड़े बोझ थे कर्जों के, मान लिया। अब 3 साल बाद भी कौन सी ऐसी आपकी जो मजबूरी है? प्राइम मिनिस्टर साहब के वो दावे याद आते हैं बार बार, वो तकरीर के अगर बिजली के बिल महंगे आपके ज्यादा आए तो आप बिलों को जला दें। अब यहाँ पर हम बार बार टारगेट कर रहे हैं उस आम आदमी को, उस गरीब आदमी को जो कि ऑलरेडी घरों का जिसका चलाना जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। स्कूल में बच्चे जा रहे हैं, स्कूल बंद पड़े हैं, फीसें आप जमा करा रहे हैं, Exactly जी। चीजें महंगी हैं, आटा चीनी बेसिक चीजें महंगी है, आप खरीद रहे हैं। आपने अंडों का जिक्र किया, वो तो गरीब की पहुंच से वैसे ही दूर हो चुके हैं। अब उस पर आप ये सितम कर रहे हैं कि कहीं हुकूमत रिलीफ दे रही है। मुझे बता दें, शायद मेरे माइंड में ना आ रहा हो। मैं भी बहुत ज्यादा सोचता हूँ और बहुत, अब कल भी प्रोग्राम में आज आना था मैंने, तो कल मैंने पूरा दिन सोचा कि कोई ऐसी बात मैं करूं कि जिसके बारे में लोगों को बहुत ज्यादा पता ना हो और हम इसको हाइट ना कर पाए कि यार जो गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है उसको भी हाईलाइट करना चाहिए। लेकिन मुझे बहुत अफसोस हुआ कि बड़ा मुश्किल है मेरे लिए इस चीज को कैलकुलेट करना कि जी गवर्नमेंट ने 2-2.5-3 साल बहुत अच्छा काम किया, हमने उसको हाईलाइट नहीं कर सके, हमारी गलती है। हम जिस चीज में हाथ डालते हैं, हम जिस चीज की तरफ सोचते हैं, हम जिस चीज की तरफ जाते हैं, वहां पे गवर्नमेंट नाम की चीज ही कोई नजर नहीं आती, वहां पे गवर्नमेंट नाम की रेट ही कोई नजर नहीं आती, वहां पे कंट्रोल रेट नजर नहीं आता, वहां पे आपको कीमतों का उतार चढ़ाव का जो सिस्टम है वो आपकी इंसानी अकल से बाहर हो जाता है। आप किस किस चीज पे बात करेंगे? आप अदरक जैसी चीज जो आपसे कंट्रोल नहीं हुई, आप छोड़ दें उसको भी, हालांकि वो कई मुल्कों से अब मंगवा भी रहे हैं, थाईलैंड से मंगवा रहे हैं, चाइना से मंगवा रहे हैं, लोकल अदरक आपका आप उस पर कंट्रोल नहीं कर सके। बिल्कुल ऐसा ही। अंडों की जो खपत है वो समझ से बाहर हो गई है कि क्या लोगों ने सिर्फ अंडे ही खाना शुरू कर दिए हैं। और आपको पता है, अब तो मैंने अपने नाजरीन से ये प्रॉमिस कर लिया हुआ है कि मैंने आपसे हर रोज महंगाई की खबर डिस्कस करनी है, और वो इसलिए करनी है कि हर रोज एक नई चीज मुझे नजर आ जाती है। आपकी पिछली गवर्नमेंट्स में न्यूट्रिशन और हुकूमत पंजाब एक प्रोग्राम चलाती थी कि रोजाना अंडा खाएं और सेहत बनाएं, एक अंडा रोजाना। अब तो कभी ना अंडा खाएं और सेहत ही बनाएं, क्योंकि आप अंडा खाएंगे तो आपकी जो क्या क्या चीजें सेहत है
मना करेंगे दुरे नायाब। मैं तो पहले कहती थी चले चीनी कम इस्तेमाल करना शुरू कर दे, सेहत के लिए अच्छी देखिए ना 2, 2.5, 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए अंडा होता था, फिर वो वक्त के साथ बढ़ता बढ़ता, ये बहुत पुरानी बात नहीं है, ये पिछले 5 सालों की गवर्नमेंट के दौरान की बात है कि अंडा बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुंच गया और आज 25 रुपए का अंडा है। और उस पर भी जो है ना हम बहुत खुशी से कह रहे हैं कि हमने बड़ा कंट्रोल कर लिया है, हमारे कर्जे बहुत कम हो गए हैं जी, और हमारे करंट अकाउंट आप खर्च ही नहीं करेंगे तो करंट अकाउंट तो आपका वही रहेगा, ऐसे ही है। आप ना खर्च करें। दुरे आप यहाँ पे ये खबर भी शामिल कर लेते हैं, हम जब महंगाई की बात कर रहे हैं तो ये नॉन स्टॉप महंगाई जो है, हमने पिछले हफ्ते गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स की बात की थी। गाड़ी नहीं तो अब कोई खरीद नहीं सकता, बिल्कुल नहीं खरीद सकता। अब स्पेयर पार्ट्स महंगे हुए, पहले गाड़ियों के, अब मोटरसाइकिलों के स्पेयर पार्ट्स महंगे हो गए हैं, कीमतों में 35% तक इजाफा हो गया है। क्या कहेंगे, हर रोज ये इस्तेमाल की चीजें हैं और चीजों में खराबी भी होगी अगर कोई इस्तेमाल कर रहा है तो। आपकी जो फेमस ब्रांड्स हैं अगर आप उनकी कैटेगराइज देखें तो आपकी जो मोटरसाइकिल 125 सीसी जो है 125 सीसी पे, आपके 125 सीसी की कीमत कम से कम 1,26,000 से जायद और 1,30,000 के करीब है। आप 1,30,000 में दे क्या रहे हैं? ना वो सेल्फ स्टार्ट है, ना उसके ऊपर कोई ऑटोमेटिक इग्निशन है, ना उसके पास ऊपर कोई पेट्रोल बनाने की सुई जो बताए कि आपको इतना पेट्रोल रह गया। भाई कोई फैसिलिटेट तो करें। सस्ती सवारी थी मोटरसाइकिल, दुनिया जो गरीब कोई खरीद सकता था, मेरे ख्याल से वो भी नहीं खरीद सकता। दुनिया अपनी चीजें अपनी सर्विसेज पे और उसके अंदर जो इन्वेंशंस होती हैं आपकी प्रोडक्ट पे, उसकी बुनियाद पे बेचती हैं। और हम क्या करते हैं, हम जितना उसको घटिया बनाते हैं, जितना उसके अंदर मटेरियल नाकिस यूज करते हैं, उसके अंदर जितना ज्यादा वजन कम कर देते हैं उसकी प्रोडक्ट का, हम वो ज्यादा बेचते हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। आखिर मैं ये बता सकता हूँ आपको कि कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है, कोई चीज होती है, कोई पूछता है भाई क्या ये कैसे आपने बढ़ा दिया। हर 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, महीने बाद कभी गाड़ियों का रेट बढ़ रहा है, कभी मोटरसाइकिलों का रेट बढ़ रहा है। और अब तो तकरीबन मेरा ख्याल है कि लोग जो है ना अब बहुत ज्यादा गाड़ियां मोटरसाइकिलें नहीं ले रहे, बहुत मुश्किल हो गया है। और जिस तरह की गाड़ियां मार्केट में आ रही हैं बहुत तेजी के साथ, वो सिर्फ एक स्टैंडर्ड क्लास है। गाड़ियां मोटरसाइकिलें लोग नहीं ले रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट उस तरह बंद होकर रह गई है, क्या करेगी अब? एक स्टैंडर्ड क्लास है, सिर्फ वो एंजॉय कर रही है, जो हर साल गाड़ियां बदल लेती है, जो आइंदा साल नए मॉडल रख लेती है, नई गाड़ियां आती हैं तो उनको बुक करा लेती है। वो एक कम हद तक है। वो ये नहीं है कि आपके लाहौर शहर की 10% आबादी जो है वो उस ब्लेस्ड क्लास में है, अल्लाह ताला ने उनको नवाजा हुआ है तो वो ये सारे अल्ले तल्ले कर सकते हैं। आपके 90% लोग जो हैं वो अफोर्ड करने की पोजीशन में हुआ करते थे, आज वो नहीं है। वो मोटरसाइकिल ले सकते थे, आज वो नहीं ले सकते। वो मोटरसाइकिल छोड़ के अब तो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट से भी बड़ा मुश्किल से है। वहाँ ना रिक्शा बेचारे ले सकते हैं, ना कोई प्राइवेट टैक्सी करा सकते हैं। प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन इतनी महंगी हो चुकी है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। तो हम तो इस चीज़ से ख़त्म हो गए। स्पेयर पार्ट्स आ रहे हैं महंगे, दुगनी कीमत पे, और क्वालिटी ऐसी कि पहले से भी नाकिस है। बिल्कुल। और क्वालिटी होने का ना बराबर है। आप हल्की सी कोई चीज टकराती है, आपकी मोटरसाइकिल के 3-4 स्पेयर पार्ट्स जो है ना वहीं पे। अच्छा, फिर अफसोस इस चीज का होता है कि एक तो आप महंगी चीजें खरीद भी रहे हैं, फिर उनकी क्वालिटी नाकिस है, ये सबसे ज्यादा अफसोस की बात है। खैर, साइकिल मोटरसाइकिल को डैमेज कर देती है। बिल्कुल, कभी आपने देखा था? बिल्कुल, आप कुछ साइकिल आई है, टकराई है, उसने मोटरसाइकिल के इशारा, लाइट टेढ़ी हो गई, इशारे टूट गए, लेकिन पैसे ज्यादा बहुत ज्यादा लेने। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, इस महंगाई को ब्रेक नहीं लगने वाली है अभी जी। तो ये हमारे पास यहाँ हम खबरें आपने जान ली, ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक से वापस आएंगे तो एक बड़ी खबर हम आपसे डिस्कस करेंगे। ख्वाजा आसिफ नैब के शिकंजे में आ गए हैं और नैब ने यह कार्रवाई की है जिस पर नून लीगी रहनुमाओं का कल हमने रद्दअमल भी देखा। मरियम नवाज की जानिब से इस गिरफ्तारी को यह कहा जा रहा है कि उनको अगवा किया गया है। इस पर हम बात करते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अगली खबर है जी हमारे पास, ख्वाजा आसिफ भी नैब के शिकंजे में आ गए हैं। एहसास केस में गिरफ्तार किया गया है और आज उन्हें नैब लाहौर में पेश भी किया जाएगा। दुरे नायाब, क्या कहेंगे? लीगी की आदत तो इसको अगवा कह रही है, लेकिन मैंने एक वीडियो देखी है रात की, इस्लामाबाद से किसी ने पोस्ट की हुई थी। उसमें तो ख्वाजा आसिफ साहब बड़े आराम से उतरे हैं। उनको एक बंदा साथ था, उसने मास्क पहना हुआ, तो उसने कहा जी आप अगली गाड़ी में आ जाओ। उसने कहा बताओ किस गाड़ी में? वो अगली गाड़ी में बैठे हैं, बैठ के कोई कैमरे से वीडियो बना रहा होगा, उसको हाथ हिलाते हुए चले गए हैं। तो खैर, एक तो ये तो सियासी बात थी अगवा वाली। दूसरी बात ये है कि इसके बाद अब किसका नंबर है, फिर उसके बाद किसका नंबर है। यानी आप ये कहने सिलसिला शुरू हो गया? सिलसिला तो बड़ी देर का शुरू है। मैं तो कह रहा हूँ कि रिजल्ट का सिलसिला शुरू होना चाहिए। आप ना रिजल्ट की तरफ आए कि आप बताएं कि आपने 8 से 10 केसेस स्टार्ट किए, ठीक है, आपने मेरिट पे किए, आपकी बात भी मान ली। अब आप उनके रिजल्ट्स बताएं, उनके आउटकम्स बताएं। आप बताएं जी कि हमने एक इन्वेस्टिगेट की, उसमें हमने ये चीज इल्जाम लगाया,
अदालत ने उसको एंडोर्स किया और उस पर चालान पेश करके हमने उसको सजा दिलवा दी। तो ठीक है, बात सही है। आप कौम का और बाकी चीजों का, इन चीजों पे वक्त जाया करके इनकी तरफ ध्यान बटा के क्या हासिल करना चाहते हैं? मैं तो सिर्फ ये इस बात पे आता हूँ, जितने ब्यूरोक्रेट्स आपने नैब ने अपने डार में लिए, जितने पॉलिटिकल लोग लिए, वो शायद इस सिस्टम की खामियों की वजह से आज तक ऐसा लग रहा है कि उन पे ना तो कोई कार्रवाई हो रही है, ना उन पे कोई चालान पेश करके उन पे साबित किया जा रहा है। अदालतों में नैब और नैब के लोग जो हैं वो मुस्तकिल इस चीज़ का भी शिकार रहते हैं, उनसे भी सवाल किए जाते हैं, अदालतों की जानिब से पूछा जाता है कि बताएं इस केस में कितनी जान है, ये वीक केस क्यों बना, इस केस का चालान कब पेश होगा, आप इसको कब फाइनल करेंगे। और पॉलिटिकल केस पे बहुत ज़्यादा तनकीद इसलिए भी होती है कि अगर आप उसको साबित नहीं कर पाते वक्त पे, आप उसके खिलाफ, आपके पास ठोस सबूत नहीं होते जो आप अवाम के सामने रखें, जो आप मीडिया के सामने रखें, तो फिर उसकी लिवरेज जो है वो चलिए आज खाजा आसिफ जब पेश होंगे नैब लाहौर में तो उस पर देखेंगे आगे क्या पेशरफ्त होती है। दुरान आप अगली खबर की तरफ जाते हैं। शहर में नए अंडरपास बनने जा रहे हैं, ट्रैफिक के बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं जो कि हल हो जाएंगे। आप मुझे बताएगा ये जो अंडरपास बन रहे हैं कितने जरूरी हैं और ट्रैफिक के मसाइल किस कदर जो है वो इससे हल हो सकते हैं? अना, ये तो हम हमेशा कहते थे कि फ्लाईओवर, अंडरपासेस, किसी का रास्ता खोलना, किसी का रास्ता बनाना ये बहुत ज़रूरी था। और शुक्र है कि इस गवर्नमेंट ने, आपकी हुकूमत जो इस वक्त मौजूद है यहाँ पे, उन्होंने इसको सीरियसली लिया। और मेरा ख्याल ये वाइज डिसीजन है आपके चीफ मिनिस्टर का कि वो इस चीज़ को समझें कि लाहौर शहर की तरक्की रुकने की बजाय अच्छा, शाहपुरा चौक पे जो फ्लाईओवर और अंडरपास का डिजाइन तैयार किया गया, मुझे सिर्फ ये बताएगा ये कितना जरूरी था और इससे ट्रैफिक के मसाइल किस ये बहुत जरूरी था। और ये पिछली गवर्नमेंट में भी, पंजाब की जो गवर्नमेंट थी उसमें भी डिस्कस होता रहा। लेकिन अब उस्मान बुज़दार साहब ने मंडे की शाम को जब DGLD उनको मिले और उनसे डिस्कशन हुई है, इसको टाइम कितना लगेगा दुरान, आप कितनी देर में? इसको लग जाएगा 1 साल तो कम से कम लग जाएगा। ये जितने प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए गए हैं, जिसमें 9 प्रोजेक्ट्स तो प्रायोरिटी पे है, उसके बाद ये 60 अरब रुपए का एक डेवलपमेंट का लाहौर पैकेज है, इसकी फंड्स मंजूर होते, फिजिबिलिटी बनते, PC1 बनते, टेंडर होते और प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट होते, कम से कम 1 साल का आपको इसको रखना। लेकिन इसको प्रायोरिटी में रखा गया ये प्रायोरिटी 1 साल है। अगर ये प्रायोरिटी ना होती तो ये तमाम तर चीजें अंडर डिस्कशन रही हैं। शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में, 5 साल की गवर्नमेंट में, ये वही सारे चॉकिंग पॉइंट्स थे जो अंडर डिस्कशन अच्छा, आपको पता है लाहौरिये ना कुछ एक्साइटमेंट में जल्दबाज भी हैं। उनको अगर इस तरह के कोई प्रोजेक्ट्स हो तो बहुत जरूरी होता है उनको ये भी पता चलना कि ये कब तक मुकम्मल हो। मेरा ख्याल है कि टारगेट तो जो उस्मान बुज़दार साहब ने दिया है दिसंबर तक का, कि दिसंबर में इसको फाइनलाइज करें कि आप क्या करने जा रहे हैं, वो फाइनलाइज हो गई है। आज मैं खबर पढ़ रहा था अपने टीवी पे ही, कैसो खोकर साहब ने दी है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इनके फंड्स भी अप्रूव कर दिए और इनको फौरी तौर पे जो 13 अरब रुपए जारी करने की जो है ना बात, वो भी की जा रही है। ये अभी खबर मैं अपने टीवी पर ब्रेक के दौरान पढ़ रहा था, तो चीजें तो बहुत फास्ट। अच्छा, मुझे पीको रोड का भी बताइएगा क्योंकि यहाँ पर भी ट्रैफिक का बहुत बड़ा मसला है और ट्रैफिक के मसाइल की वजह से आपको पीको रोड पे बहुत मुश्किल नहीं था। पीको रोड के यू टर्न्स का प्रपोजल रेडी है, पिछली गवर्नमेंट से बना आ रहा है, उसको सिर्फ आपने एग्जीक्यूट करना है। उसके बाद अकबर चौक पे अंडरपास है, उसको भी सिर्फ एग्जीक्यूट करना है। आपकी तमाम तर फिजिबिलिटी और इस पे स्टडीज हो चुकी हैं। गवर्नमेंट कब टेकअप करती है, हमारी तो दरखास्त है, हम तो रोज गुजरते हैं। चलिए हम दरखास्त कर सकते हैं और लाहौरियों की ये सबसे बड़ी ख्वाहिश भी है क्योंकि इससे ट्रैफिक मसाइल भी हल होंगे, तो इसको फौरी तौर पर तरजीही बुनियादों पर, जैसा कि दुरान आपने भी कहा है कि CM साहब ने इसको तरजीह में ही रखा है, तो ये जितनी जल्दी मुकम्मल होंगे शहर के ट्रैफिक के मसाइल उतनी जल्दी हल हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हम चलते हैं ब्रेक की तरफ और ब्रेक के बाद शो में दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम एक बहुत ही अहम मामला डिस्कस करने वाले हैं जो कि मेरे ख्याल से सोसाइटी का एक बहुत बड़ा अलमिया भी बनकर रह चुका है। औलाद अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि इस नेमत से कुछ लोग महरूम रह जाते हैं। कुछ लोगों को इलाज के जदीद रुझानात का नहीं पता होता या फिर अल्लाह ताला की तरफ से भी कुछ देर होती है। लेकिन इस पर जो हमारे रवैये हैं, जिस तरह से लड़की को परेशान कर दिया जाता है, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है परेशानी का सबब बन सकती हैं। खैर, आज हम एक कोशिश करेंगे कि वो लोग जो कि इस परेशानी में मुब्तला हैं, कुछ उनकी हेल्प भी कर सके, बांझपन का शिकार हैं, उसका इलाज मौजूद है। जदीद इलाज क्या है उस पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में हमारी जो मेहमान मौजूद हैं, मैं तारुफ करवाना चाहूंगी। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अरीबा साकिब ने, और इनके बारे में मैं बताती चलूँ आपको जी, गायनोकोलॉजिस्ट हैं और इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट हैं। खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है डॉक्टर अरीबा? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे तो पहले मुझे ये बताइएगा, बांझपन की वजूहात क्या हैं?
हम अक्सर देखते हैं कि लोग इसको मुआशरे में इस कदर जो है वो परेशानी का लोगों के लिए सबब बन जाता है, एक्चुअल लोगों को वजह भी नहीं पता होता, इलाज के जदीद रुझानात क्या है वो भी नहीं पता होता, जिसकी वजह से मुश्किलात बहुत बढ़ जाती हैं। अना, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि बांझपन खातून के मसलों की वजह से हो सकता है, मर्द के मसलों की वजह से हो सकता है, या मिला जुला दोनों में थोड़ी बहुत कोई कमी बेशी हो। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी एक मिसकंसेप्शन है, एक गलत एक लोगों के जहन में बात है कि बांझपन सिर्फ खातून की वजह से हो रहा होता है। हमें सबसे पहले तो ये क्लियर करने की जरूरत है कि जब मियाँ बीवी जाएं डॉक्टर पे तो दोनों जाएं। अमूमन छोटे शहरों में या छोटी जगहों पे क्या होता है कि हमल नहीं हो रहा तो खवातीन को ले जाया जाता है, मर्द जाते भी नहीं कि जी हम तो बिल्कुल ठीक हैं, और खवातीन दवाइयों पे दवाइयाँ ले रही होती हैं और मर्द का एक दफ़ा भी टेस्ट नहीं हुआ होता, और ये बहुत दफ़ा हमारे देखने में आता है। तो एक तो हमें इस रुझान को खत्म ये वो सोसाइटी का अलमिया है जिसको आप लोगों ने खुद से ही बना लिया हुआ है, और इस पर कोई भी जो है वो कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं होता। मेरे ख्याल से इस पे डॉक्टर्स को स्ट्रिक्टली होना चाहिए। नहीं, हम तो कहते हैं कि हमेशा मियाँ साथ आए। अगर कोई पूछे हमें कॉल करके कि जी दोनों ने आना है, हम कहते हैं बिल्कुल लाजमी है, दोनों ने आना है। और बड़ा सुन के अजीब सा लगता है कि जी वो हैरान होते हैं क्योंकि हम कमरे में दोनों मियाँ बीवी को इकट्ठे बुलाते हैं। तो कहते हैं जी पहली दफ़ा है कि आज मेरा मियाँ डॉक्टर के सामने बैठे हैं। हम जहाँ जाते हैं छोटे शहरों में तो सिर्फ खातून अंदर कमरे में जाती हैं, डॉक्टर के, मर्द नहीं जाते। तो मैंने कहा तो इलाज कैसे होता है, क्योंकि बांझपन तो दोनों की वजह से हो सकता है। तो जब तक दोनों का नहीं पता चलेगा, दोनों का टेस्ट नहीं होगा, तो ये बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ हम डॉक्टर्स को भी थोड़ी सी इम्प्लीकेट करने की ज़रूरत है छोटी जगहों पे, और लोगों को भी ये समझाने की ज़रूरत है कि दोनों की वजह से हो सकता है। तो जब तक दोनों के टेस्ट नहीं होंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि कमी बेशी किस में आ रही थी। अमूमन ऐसे होता है कि मर्द ने 2-3 शादियां कर ली होती हैं इस चक्कर में कि मैं तो ठीक हूँ, खातून के अंदर नुक्स है। जब तीसरी शादी पे भी हमल नहीं होता फिर वो हमारे पास आ जाते हैं, और जब मर्द का टेस्ट कराया जाता है तो स्पर्म 0 होते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में वो बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो उसकी तीनों बीवियां तभी बांझ रह रही होती हैं क्योंकि मर्द में मसला आ रहा है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा डॉक्टर रीबा, जदीद इसका इलाज क्या है? वो लोग जो कि ये समझते हैं कि जी इसका इलाज करवाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता, उनके लिए जदीद इलाज मौजूद है। जदीद इलाज इसका क्या? हाँ आना, देखो डिफरेंट मसलों के डिफरेंट इलाज हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा इलाज भी कुछ लोगों को सूट कर जाता है। अगर दोनों मियाँ बीवी बिल्कुल ठीक हैं, जैसे आपने कहा था कि अल्लाह की तरफ से भी कभी देर होती है, अगर दोनों मियाँ बीवी ठीक ठाक हैं फिर भी हमल नहीं हो रहा तो हल्की फुल्की दवाइयों की मदद से कंसीव कर जाते हैं और खुशखबरी आ जाती है। इससे अगले स्टेप पे जाते हैं कि अगर दोनों में कोई ना कोई मसला है तो उसके लिए एक हमारा इलाज होता है IUI। ठीक है, उसके अंदर होता है कि हस्बैंड के स्पर्म लेके उसके जो बेहतरीन स्पर्म है वो बेगम के बच्चेदानी में रख दिए जाते हैं। इससे हमल हो जाता है बहुत से जोड़ों का जिनके अंदर अमूमन कोई मसला नहीं होता, बस ये है कि स्पर्म जो है वो अंडे तक जा नहीं पा रहा, या जरासीम जो है वो अंडे तक जा नहीं पा रहे, तो हमने जरा मदद करा दी। इससे जो अगला स्टेप है वो है IVF का इलाज, जिसको आम जुबान में टेस्ट ट्यूब बेबी का इलाज कहा जाता है। लोगों को अमूमन अभी भी इस इलाज से बहुत डर लगता है। वो समझते हैं कि ये पता नहीं गैर शरई है, क्या है या क्या इलाज है, उनको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता कि इलाज है क्या। पहले तो हमें ये क्लियर करने की जरूरत है कि अब अल्लाह का शुक्र है इलाज मौजूद है, तो और शरई तौर पे भी हर आलिम ने उसको हलाल करार दिया है एज लॉन्ग एज हस्बैंड के जरासीम हो और बेगम के अंडे हो। और पाकिस्तान में और सारी इस्लामिक ममालिक में यही हो रहा है कि हस्बैंड के स्पर्म लिए जाते हैं, बेगम के अंडे लिए जाते हैं, दोनों को मिला दिया जाता है लैब में, और उसके मिलाप से जो एम्ब्रियो बनता है जिसको हम वो बीज कहते हैं जो बच्चा बनाता है, वो बेगम के बच्चेदानी में रख देते हैं। ये है असल में IVF का इलाज। ठीक है, और इससे बहुत से वो जोड़े जो नहीं कंसीव कर पा रहे होते, रीजन क्या हो सकती है कि हो सकता है मर्द के स्पर्म बहुत कमजोर हो। जब स्पर्म इतने कमजोर हैं तो वो अंडे से मिल ही नहीं पाते, हम मदद करा देते हैं IVF के थ्रू, उनकी कंसेप्शन हो जाती है। दूसरा ये कि अगर खातून की किसी वजह से ट्यूबें बंद हो गई हैं, ट्यूबें ब्लॉक हो गई हैं, ऐसी सूरत में वो स्पर्म और अंडे की मुलाकात नहीं हो पाती, उनको हमने मिलवा देना है। ठीक है, और यहाँ पे हाँ मैं एक और आना, मुझे ख्याल आ गया कि ट्यूबें बंद होने की बहुत मेजर वजह दाइयों का इलाज है। वजह क्या है? अस्पतालों में सफाई का ख्याल किया जाता है। हम पेशेंट का अंदर से अंदरूनी मुआयना करने से पहले हाथ धोए जाते हैं, ग्लव्स पहने जाते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं वो स्टरलाइज्ड होते हैं। लेकिन गांव में अनफॉर्चुनेटली ऐसी कोई सहूलत मुयसर नहीं होती। वो गंदे चीज़ों के साथ जब खातून के अंदर मुआयना किया जाता है या खातून के अंदर कोई वो बत्तियाँ सी बना के दवाइयाँ सी अंदर रख दी जाती हैं, अंदर हो जाती है इन्फेक्शन।
उस इन्फेक्शन की वजह से खातून की ट्यूबें बंद हो जाती हैं। सही। और जब ट्यूबें बंद हो जाती हैं फिर IVF के इलाज के अलावा कोई और रास्ता अच्छा नहीं डॉक्टर रीबा, मुझे ये भी बताइएगा, अक्सर हम देखते हैं लोग बहुत जल्दबाजी में जो है फौरी तौर पर ट्रीटमेंट की तरफ चले जाते हैं, क्या टाइम सजेस्ट करना चाहेंगे जिसके बाद प्रॉपर्ली डॉक्टर भी कहेंगे आपको इलाज की जरूरत है? देखो, जो इसकी इंटरनेशनल गाइडलाइंस है ना, वो कहती हैं कि अगर दोनों यंग हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है दोनों में, दोनों बिल्कुल हर तरह से नॉर्मल हैं, खातून के पीरियड्स रेगुलर हैं, हस्बैंड की और कोई जिस्मानी मसले नहीं है, तो आप 1 साल तक कोशिश करनी चाहिए हस्बैंड एंड वाइफ को इकट्ठे रहते हुए। ये बहुत जरूरी है। होता क्या है कि शादी को साल हुआ है, पता क्या चलता है कि सिर्फ महीना एक जोड़ा इकट्ठा रहा, लेकिन वो डॉक्टर पे आ गए, सो वो तो इकट्ठे रहे ही नहीं। सो साल होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई अहमियत नहीं बनती। साल इकट्ठे रहने से और कोशिश करते रहने के बावजूद अगर हमल ना हो तो फिर जो है ना डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। सही। डॉक्टर रीबा, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए मैं ये भी पूछना चाहूंगी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि C सेक्शन अब डॉक्टर्स खुद करते हैं, मुझे इसमें बता दें कितनी सदाकत है और कब इसकी जरूरत पड़ती है? नॉर्मल डिलीवरी का रुझान जो है ये क्यों खत्म होता चला जा रहा है? देखो, इसके आना बहुत से फैक्टर्स हैं, यहाँ बैठ के इसको बड़ी दफा हम एनालाइज कर चुके हैं, क्योंकि ये बड़ा हॉट टॉपिक रहता है, हमारी कॉन्फ्रेंसेस पे भी ये बड़ा डिस्कस होता है, क्योंकि डॉक्टर्स के ऊपर ये इल्जाम है कि वो अब ये ज्यादा करते हैं। अब मैं आपको वजह बताती हूँ। देखो, हुआ ये है कि डॉक्टर्स अब रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। अगर हल्का सा भी कहीं कभी वेशी लगती है कि ऐसा लग रहा है कि खुदा ना खास्ता बच्चे को या माँ को कोई मसला हो सकता है, वो रिस्क नहीं लेते। सही। रिस्क इसलिए नहीं लेते कि वो पेशेंट्स भी अब बर्दाश्त नहीं करते, खुदा ना खास्ता कोई मिसहैप हो जाए तो वो बिल्कुल वो ये नहीं कहेंगे कि आपने नॉर्मल किया तो हम आपको तमगा देंगे, वो ये कहेंगे कि आपने C सेक्शन करके बच्चे को क्या माँ को क्यों नहीं बचाया। तो डॉक्टर्स इस चीज से अब डरते हैं, क्योंकि हमारी अपनी वो आप कह लो कि सेफ्टी की वजह से हमें थोड़ा सा भी डाउट लगता है तो हम कहते हैं कि बच्चे को या माँ को रिस्क में क्यों डालें। सही। जो एक सेफ रास्ता हमारे पास है हम वो क्यों ना अपनाएं। जाहिर है इसकी वजह से रेट ऊपर चला गया। पहले हम ट्रायल दे देते थे, हम कहते थे कि जी ट्राई कर लेते हैं, हो गया तो हो गया, ये रिस्क का फैक्टर तो है। पेरेंट्स भी सब, वो घर वाले भी समझते थे कि हाँ जी ठीक है ये रिस्क का फैक्टर है, देख लेते हैं। अब लोग भी नहीं समझना चाहते, वो कहते हैं कि अगर रिस्क था आपने क्यों नहीं किया, आपने क्यों रिस्क लिया। बिल्कुल। तो इसलिए बेहतर यही होता है, दोनों पार्टीज के लिए बेहतर यही होता है कि रिस्क में ना डाला जाए, पेशेंट को ना, बच्चे को ना, माँ को। जहाँ पे भी थोड़ा बहुत भी लग रहा है कि मसला बन सकता है, बेहतर यही होता अच्छा, है। मुझे ये बता दीजिएगा कि आजकल नॉर्मली हम देखते हैं कि जब भी आप अपने रूटीन चेकअप के लिए जाते हैं डॉक्टर आपको बेड रेस्ट ही सजेस्ट करते हैं, तो ये भी एक वजह कहा जाता है कि बार बार जो डॉक्टर्स की जानिब से फोकस ही इस चीज पे किया जाता है कि बेड रेस्ट करना है, जो कि C सेक्शन की तरफ आपको लेके जाता है। कभी भी नहीं, हम अपने पेशेंट्स को कभी भी नहीं बेड रेस्ट कहते, मतलब कतई नहीं कहते। मैं जो कर रही होती है बेड रेस्ट, मैं उनको डांटती हूँ कि मैंने एक दफा भी ये वर्ड यूज किया बेड रेस्ट का? नहीं डॉक्टर साहब आपने तो नहीं कहा, पर लोग कहते हैं कि आराम करना चाहिए, इतने अरसे बाद हमल हुआ है। उनको बड़ा समझाना पड़ता है, बल्कि मेरा ख्याल है सारे डॉक्टर्स मना करते हैं बेड रेस्ट से, अनलेस कि कोई कॉम्प्लिकेशन हो, कोई इंडिकेशन हो, हाँ वो दैट्स अ सेपरेट इशू। लेकिन एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में वर्जिश बहुत जरूरी है, और ये मैं मीडिया पे कह रही हूँ कि वर्जिश बहुत जरूरी है। हमल के दौरान भी अगर सब कुछ नॉर्मल है तो वॉक करनी है, सही, बॉडी को आदत डालनी है, यानी आपको अपना लाइफस्टाइल नॉर्मल रखना है। जो वर्किंग लेडीज हैं वो जाएं, कोई जरूरत नहीं है 9 माह के लिए मैटरनिटी लीव लेने की, जाएं, जॉब करें, सब कुछ करें, इन चीजों से नहीं फर्क पड़ता। आपने अगर देखा हो कि अब तो इंटरनेशनल मीडिया पे हम सारा देखते हैं कि जो ये वो सेरेना विलियम्स थी, वो जो है वो टेनिस प्लेयर है, उसने पूरी प्रेगनेंसी में टेनिस खेली है, और टेनिस अगर कभी आपने खेली हो, क्योंकि मैंने खेली है, बहुत जोर लगता है, बिल्कुल बहुत, वो मतलब वो बाजू आपके 2 हफ्ते के लिए रह जाते हैं जो कभी कभार खेले। सो उसके अंदर इतनी जानदार वो गेम है और उसमें बड़ा जोर लगता है, लेकिन उन्होंने पूरे हमल के दौरान टेनिस खेली, बच्चा उनका नॉर्मल हुआ, उन्होंने उसके बाद भी आके टेनिस शुरू कर ली। सो ये जो हम अपनी बहुओं को कभी लाड से रखते हैं ना कि नहीं जी कदम बेड से नीचे नहीं उठाना क्योंकि आप हामला हो गई हो, ये भी गलत है, ये हम उल्टा उनका नुकसान कर रहे हैं। तो ये उन सब के लिए है कि बिल्कुल सारी खवातीन प्रेग्नेंट होके जरूर वॉक किया करें, इसमें आपकी भलाई, और जैसे आना ने कहा था कि नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी हेल्प करता है, मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है। सही। हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत सारी लड़कियों के लिए, जिस तरह कि हमने कहा कि हमने अब इससे बचना है, हेल्दी लाइफस्टाइल क्या हो सकता है जिसके लिए आगे जाके आपको कॉम्प्लिकेशंस का सामना ना करना पड़े? आजकल लड़कियां जिस तरह डाइट शाइट के चक्कर में बहुत ज्यादा रहती हैं, क्या सजेस्ट करना चाहेंगी, मैसेज आपका क्या होगा? अन्ना, पहले तो ये है कि जो छोटी बच्चियां हैं वहां से शुरुआत करनी है। आजकल बच्चियों को अगर हम देखें तो उनका क्या लाइफस्टाइल है, वो स्कूल या कॉलेज जाती हैं, आती हैं, जंक ऑर्डर होता है, घर में डिलीवर होता है,
और लैपटॉप या मोबाइल फोन हाथ में होता है और फिजिकल एक जीरो है। सो बच्चे जंक खा रहे हैं, बच्चे कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं और बच्चे जीरो एक्सरसाइज कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि दोनों लड़के लड़कियों को, क्योंकि आगे जाके दोनों ने वही वाली बात की फैमिली प्रोड्यूस करनी है और ये एक बंदे का काम नहीं है, ये सिर्फ औरत ने नहीं करना है, मर्द ने भी करना है। तो दोनों बच्चे बच्चियों के लिए ये बहुत जरूरी है कि हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, हेल्दी खाएं। जंक से ये तो नहीं हो सकता कि बच्चे बिल्कुल छोड़ दें, लेकिन चले कम कर दें। जहां रोज खा रहे हैं वहां हफ्ते में एक दफा कर दें और जरा हफ्ते में 3 से 4 दफा एक्सरसाइज की रूटीन बनाएं। कोई भी स्पोर्ट कर लें, अगर स्विमिंग पसंद है स्विमिंग कर लें, साइकिलिंग पसंद है साइकिलिंग कर लें। अब तो ये बड़े शहरों में आपने भी नोट किया होगा बड़ा साइकिलिंग का ट्रेंड आ गया है। बिल्कुल। तो ये करें, बच्चे करें, बहुत अच्छा है इनके लिए। खाने में ख्याल करें, हेल्दी चीजें खाएं, वेजिटेबल्स खाएं। बिल्कुल नहीं बच्चे खा रहे आजकल सब्जियां, बिल्कुल। मेरे अपने नहीं खाते, रोना मच जाता है जिस दिन खाली सब्जी बनी हो। तो ये हमने समहाउ और द अदर इनको ये चीजें इनकी डाइट में इंक्लूड करनी है। सही। और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जंक कम। यानी ये हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है जो आगे जाके आपको कॉम्प्लिकेशन से भी बचा सकती है। थैंक यू सो मच डॉक्टर रिरिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। थैंक यू सो मच। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको दोबारा से ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने वाले हैं कुछ इंसानी रवैयों के हवाले से। ये इंसानी रवैये मिलकर मुआशरा बनाते हैं और मुआशरा जब बेराह रवी की तरफ जाता है तो ये रवैये डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। वो कौन से ऐसे नफ्सियाती मसाइल हैं जिनका इलाज बर वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और जिनका इलाज अगर ना करवाया जाए तो इससे मसाइल भी बहुत सारे पैदा हो सकते हैं। इस पर हम बात करने वाले हैं। स्टूडियो में हमारी मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ मैं आपके साथ कराना चाहूंगी। जी, डॉक्टर साइमा अकरम ने हमें ज्वाइन किया है और इनके बारे में मैं आपको ये भी बताती चलूँ जी, बैनुल अक़वामी सतह पर मुख्तलिफ महकमों, NGOs और इसके साथ साथ मकामी बरादरियों, रज़ाकारों, स्टेक होल्डर्स के साथ ये काम कर चुकी हैं। साथ ही साथ मुख्तलिफ अखबारात में इनके आर्टिकल्स और मुआशरे के मुख्तलिफ रवैयों पर ये कहानियां भी लिखती रहती हैं। तो डॉक्टर साहब को हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपके? थैंक यू सो मच। और सबसे पहले मैं यहाँ पे जिक्र भी करना चाहूंगी, आपकी किताब भी आ रही है खुद फिक्री और इंसानी रवैयों के हवाले से, तो उसके लिए आपको मैं गुड लक भी कहना चाहूंगी और जानना भी चाहूंगी कि किताब असल में लिखने का मकसद क्या था। सबसे पहले तो ये इंसानी रवैये हम बात करते हैं, किस कदर ये मैटर करते हैं मुआशरा बनाने में, बिगाड़ने में, और मुआशरे में ये जो हम बिगाड़ देख रहे हैं, आप समझते हैं कि ये नफ्सियाती मसाइल का ही एक वो स्टार्ट जो होता है उसकी वजह से ये सब? बिल्कुल, क्योंकि जो मेरी किताब का आपने जिक्र किया है ऑटिज़म एंड बिहेवियर साइंस, उसमें एक्चुअली सारी चीज़ें मैंने कवर की हैं और इस बुक का लिखने का पर्पज़ भी यही था कि बहुत से रवैये ऐसे हैं जिनको हम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम समझ रहे होते हैं लेकिन उसके पीछे बहुत सारी रीजंस होती हैं। ठीक है। और जो बिहेवियर्स हैं वो एक्चुअली हमेशा रीइंफोर्स होते हैं, उसकी बहुत सारी वजूहत होती हैं और जिस तरीके से हम रिएक्ट करते हैं उन बिहेवियर्स को एक्चुअली या तो वो उसको कंटिन्यू रखते हैं या उसको रिमूव करते हैं। तो सबसे पहले आपको किसी भी बिहेवियर को समझने से पहले उसकी कॉज समझने की ज़रूरत है। तो हम किसी भी कॉज को अंडरस्टैंड करने के लिए उसको 4 पैरामीटर्स में देखते हैं। पहली बात यह है कि अटेंशन सीकिंग बिहेवियर, कुछ लोग जो हैं उनका जस्ट अटेंशन सीकिंग बिहेवियर होता है तो उसको चेंज करने के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज़ होती हैं। सेकंड ये होता है कि टू एक्सेस समथिंग, कि कोई बच्चा है वो कोई चैलेंजिंग बिहेवियर दिखा रहा है, कुछ इस तरीके से या शाउट कर रहा है तो ही रियली नीड समथिंग। सो अब आपने कैसे उसको रिएक्ट किया, आपने अगर वो चीज़ दे दी, जैसे एक बच्चा किस चीज़ के लिए रो रहा है तो आपने उसको वो चीज़ दे दी तो वो ये सीख जाएगा कि आपने एक्चुअली रीइंफोर्स कर दिया कि मैं रो के कोई भी चीज़ ले सकता हूँ। तो इसको पॉजिटिवली कैसे अपने बच्चे को टीच करना है, क्योंकि आपकी जो बिहेवियर है शुरू से ही डेवलप होते हैं। फर्स्ट 5 ईयर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं इंसान की ज़िंदगी में। जिस तरीके से पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ रिएक्ट करते हैं, जो कॉन्सिक्वेंसेज डिलीवर करते हैं वो एक्चुअली उनकी पूरी ज़िंदगी पर मुहित होते हैं। तो उसके बाद जी फर्स्ट 5 ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें पेरेंट्स के लिए ये बुक जो है मैंने लिखी है, इसमें पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अहम हैं और ये एजुकेटर्स के लिए, टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए एज अ रिसोर्स बुक और एक्चुअली पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए एज अ कोर्स बुक मैंने इंट्रोड्यूस करवाने का इरादा है इंशाल्लाह। अच्छा, आपने एजुकेटर्स का नाम लिया, आपने टीचर्स का नाम लिया, आपने पेरेंट्स का नाम लिया, यानी ये वो सब लोग हैं जो कि रवैया एक तश्कील देने में जिनका किरदार होता है। बिल्कुल, क्योंकि बच्चे के जो आप देखेंगे स्कूल में यहाँ पे तो मेरा ख्याल है 3 इयर्स का बच्चा स्कूल जाता है और वहाँ पे तो 4 इयर्स से पहले किंडरगार्टन भी स्टार्ट नहीं होता। तो जो 4 इयर्स से बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ गुजारते हैं और अगर बच्चा डे केयर में जा रहा है तो ऑब्वियसली कि घर के साथ साथ जो स्कूल है उसमें भी बच्चे की जो जहनी नशरमा वो हो रही है और वो जो रवैये हैं एक्चुअली वो लर्न होते हैं। तो जिस तरीके से टीचर्स के साथ काम करते हैं, जिस तरीके से पेरेंट्स उसके साथ काम करते हैं, डे केयर जो भी लोग हैं उनके साथ हैं, इवन के जो
आपके घर में जो आपके मुलाजम हैं, काम करने वाले हैं, वो सब एक्चुअली आपको रवैये, उनके जो रवैये हैं वो बच्चा लर्न कर रहा है। तो वो एक्चुअली वो आपके सबकॉन्शियस फिर अनकॉन्शियस में वो फॉरएवर रहते हैं। तो वो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने जिक्र किया, और ना चाहते हुए भी वो आपकी आदतों का, आपकी नेचर का हिस्सा बन जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक अलमिया हमारे यहाँ है, जितने मर्जी अच्छे स्कूल हैं, नामवर स्कूल हैं, मैंने नहीं कभी सुना कि कहीं पर कोई इस तरह का भी अरेंज किया गया है कि कोई साइकेट्रिस्ट है, टाइम टू टाइम बच्चों की वो काउंसलिंग कर रहा है। बहुत रेयर ये चीजें, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी स्कूलों में मैं खुद ऑटवा कार्लटन डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड के साथ काम कर रही हूँ कनाडा में। तो वहाँ पे तो हमारे हर स्कूल में एक साइकोलॉजिस्ट और एक बिहेवियर थेरेपिस्ट, ऑटिज्म स्पेशलिस्ट, और उसके अलावा भी स्कूल बोर्ड की जो टीम्स हैं वो नीड बेसिस पे हर एक स्कूल में अपनी टीम्स भेजती हैं, जिनमें फिजियोथेरेपिस्ट भी होता है, क्योंकि बाज़ दफ़ा कोई जैसे और स्पीच थेरेपिस्ट भी होते हैं, क्योंकि बच्चों को कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होता है, वो अपनी नीड्स एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो उनके लिए स्पीच थेरेपिस्ट ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, और मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान के जो अच्छे स्कूल हैं, एटलीस्ट हर स्कूल में एक साइकोलॉजिस्ट, एक काउंसलर और एक जो है वो ऑटिज्म एक्सपर्ट। और ये वो चीजें हैं डॉक्टर साहबा, आप भी एग्री करेंगी, जो बच्चों की तालीमी मैदान में भी हेल्प करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उनको पता चलता है कि उन्होंने किस ट्रैक पे जाना है, उनके लिए चीजें आसान होती हैं। और दूसरा ये है कि हमारे यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है कि जो आपकी जो लर्निंग है, जो एजुकेशन है, वो जस्ट एकेडमिक है कि बच्चा ये इतना लिख सकता है, इतना पढ़ सकता है, मैथ कर सकता है, लेकिन हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते। जैसे हम वहाँ पे जो ऑटिज्म के बच्चे हैं, क्योंकि उनका रवैया डिफरेंट होता है, क्योंकि वो ना तो वो सोशल क्यूज को इस तरह अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, ना उनका ब्रेन उस तरीके से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है जिस तरह के नॉर्मल बच्चों का करता है। अच्छा, आपने ऑटिज्म का जिक्र किया, मैं इस तरफ जरूर आना चाहूंगी, लेकिन आपकी किताब में खुद फिक्री का जिक्र किया गया है। जी, ऑटिज्म फिक्री, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस तरफ भी आना चाह रही थी। मुझे ये बताइएगा, ऑटिज्म, खुद फिक्री, हम इसका जिक्र करना चाह रहे हैं, ये समझना, ये रवैया, ये असल में है क्या? एक्चुअली ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैंने आपको मेंशन किया कि रवैये की 4 वजूहात हो सकती हैं, 2 तो मैंने मेंशन कर दी। एक जो है सबसे पहले टेंशन सीकिंग बिहेवियर, दूसरा है एक्सेस टू समथिंग, और तीसरा है एस्केप, कि बच्चे जो हैं वो कुछ चीज़ नहीं करना चाह रहे होते, लेकिन उनको एक पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं शो करना आ रहा होता कि हम इस चीज़ से कैसे अवॉइड करें। जो अवॉइडेंस के लिए वो एटीट्यूड शो कर रहे होते हैं, वो एक्चुअली इंटायरली डिफरेंट होता है, और वो चैलेंजिंग होता है। वो टेंट्रम भी थ्रो कर सकते हैं, वो स्क्रीम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तोड़ फोड़ कर सकते हैं, कुछ भी है, क्योंकि वो चीज़ से एस्केप करना चाह रहे थे, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा था किस तरह करें। और फोर्थ पॉइंट है सेंसरी नीड्स। तो जो सेंसरी नीड्स हैं, सेंसरी स्टिमुलेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि सेंसरी में आपकी सारी इंटरनल जो भी आपकी ओमेसी में भी कोई डिसऑर्डर है, कोई डिजीज़ है, कोई आप फिजिकली अच्छा फील नहीं कर रहे, आपको टेम्परेचर है, फीवर है, या आपके इन्वायरमेंट में कोई बहुत ज़्यादा गर्मी है या सर्दी है, या कोई पर्सन ही आपको बॉदर कर रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चे को अपसेट कर रही होती हैं। वो एक्चुअली वो सारी जो स्टिमुलेशन है सेंसरी, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो जब इन 4 कैटेगरीज में हम डिफाइन कर देंगे बिहेवियर को कि उसकी रीज़न क्या है, तो उसके बाद हर एक रीज़न के हिसाब से। अच्छा, मुझे ये बताएगा, अगर ये डिफरेंट बिहेवियर आपने बताए हैं, अगर इनको कंट्रोल नहीं हो पाता, तो ये क्या फिर आगे जाके क्या कोई नफ्सियाती बीमारी में बंदा मुब्तला हो सकता है इससे? एक्चुअली अगर तो ये बिहेवियर है ऑटिज्म के, ठीक है, तो वो तो आप समझ लें कि लाइफ टाइम डिसेबिलिटी हो सकती है बाज़ लोगों को, लेकिन एक्चुअली ऑटिज्म जो है 6 मंथ से 3 ईयर्स तक आप डायग्नोज हो जाता है, उसकी सिम्टम्स शो हो जाती हैं। ठीक है, तो अगर शुरू से, जैसे मैंने मेंशन किया कि फर्स्ट 5 ईयर्स बड़े इंपॉर्टेंट है, अगर हर बच्चे का वो चीज़, अच्छा आपने कहा डायग्नोज हो जाता है, सिम्टम्स का जिक्र किया, हाँ सिम्टम्स एक्चुअली अपीयर हो जाती हैं और वो नोटिसेबल होती हैं। अगर आप उसके हिसाब से अगर उसका डायग्नोज हो जाए इन टाइम, तो वो एक्चुअली हेल्प करेगा आपको उसके अच्छा डॉक्टर साहब सिम्टम्स बता दें, क्योंकि वो लोगों के लिए हेल्पफुल हो जाएंगे, ताकि फौरी तौर पर डायग्नोज भी इसको किया जा सके। जो 6 मंथ से लेके आपकी जो 3 ईयर्स तक हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं, उसमें यह है कि सोशल इंटरेक्शन। ये बच्चे ना तो किसी के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और अब बहुत लिमिटेड उनका स्पेस होती है, वो अपने आप में मगन रहते हैं ज़्यादा, और सोशल क्यूज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते, और किसी भी पर्सनल स्पेस में जा सकते हैं और उनको नहीं ये अंदाज़ा हो रहा होता कि हमारी लिमिट्स क्या हैं। ना तो वो अपनी लिमिट सेट कर सकते हैं, ना किसी की। दूसरी चीज़ होती है कि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, कि वो स्पीच का प्रॉब्लम होता है, उनकी लैंग्वेज डिले हो सकता है, जिसमें वो सही तरीके से वर्ड्स प्रोनाउंस नहीं कर रहे होते, और वो जब बोलना नहीं सीखते तो ऑब्वियसली और चैलेंजिंग बिहेवियर हो जाता है कि वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे होते कि मैं क्या चाहता हूँ, मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है। तो ऑब्वियसली ये एक है, उसके लिए भी हमें स्पीच थेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तीसरी चीज़ होती है रिस्ट्रिक्टेड एंड रिपीटेटिव बिहेवियर, जिसमें एक ही चीज़ को ओवर एंड ओवर करते हैं। जैसे एक बच्चा एक कार की लाइन बना ली, उसको करी जा रहा है,
ऑब्सेस्ड है, जैसे ही आप उसको इस चीज़ से स्टॉप करेंगे वो स्क्रीम करेगा। और ये बहुत नॉर्मल बिहेवियर है ये, बच्चों में हाँ, होता और है। ये चीज़ें हैं, ये तो मेन तीन कैटेगरीज हैं ऑटिज्म की जो आप फर्स्ट 3 इयर्स में देख सकते हैं और इसकी बेस पे आपकी असेसमेंट शुरू कर सकते हैं और डायग्नोज होते हैं। फर्दर भी उसके टेस्ट हैं, ऑब्वियसली उसको लेबल करने से पहले पूरे टेस्ट कंप्लीट। अच्छा, अब आपने इलाज की तरफ जिक्र किया, टेस्ट है, फिर इसके बाद इसका उसके बाद ट्रीटमेंट है, ऑब्वियसली बिहेवियर थेरेपीज यूज करते हैं। जैसे मेरा तो क्लिनिकल एक्सपीरियंस है IBI इंटेंसिव बिहेवियर इंटरवेंशन, जिसमें जो सक्सेसिव प्रेजेंटेशन और टास्क है जिसमें हम वर्बल बिहेवियर सिखाते हैं, मेंडिंग स्किल्स इंप्रूव करते हैं। तो मैंने पहले जिक्र किया था कि हम लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि जो लर्निंग है वो जस्ट है, ABC पढ़नी है, 1 2 3 पढ़नी है। ऑब्वियसली इन बच्चों का प्रोग्राम डिफरेंट होता है। आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, हर ऑटिज्म का बच्चा दूसरे से डिफरेंट होगा। इवन जो ट्विन्स भी हैं, दोनों को ऑटिज्म है तो दोनों की चीज़ें डिफरेंट होंगी और हर बच्चे की यूनिक चैलेंजेस होते हैं और यूनिक उनकी स्ट्रेंथ्स होती हैं। तो मेनली जो हमारा फोकस होता है किसी भी बच्चे का, हम जब मैं प्रोग्राम राइट करती हूँ या कोई भी साइकोलॉजिस्ट ऑब्वियसली राइट करेगा, तो उसने स्ट्रेंथ्स को जो है वो हाईलाइट करना है ताकि वो अपनी जो वीकनेसेस हैं उसको ओवरकम कर सके। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताएगा, हमने इन चीज़ों से बचना है, हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाना है, अपने आप को बहुत नॉर्मल रखना है, क्या सजेस्ट करना चाहेंगी? मैसेज हाँ जी, क्या बिल्कुल होगा? मैं ये कहूँगी कि बजाय इसके कि हम इस चीज़ को देखें कि ऑटिज्म से आप इसको अलग कर दें, ओवरऑल हम पूरी पॉपुलेशन के लिए जो मेरा मैसेज है, जो हमारे अपने सब के लिए, जो हर एक इंसान के लिए ज़रूरी है, वो ये है, सबसे पहले है कि आपका कोई पर्पज़ होना चाहिए। आपको लाइफ में जब तक कोई पर्पज़ नहीं होगा आप कुछ भी नहीं कर सकते। और नंबर 2, बल्कि नंबर 1 तो ये होगा कि टाइम की पाबंदी करें, कोई भी यानी वक्त की जो पाबंदी है सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है पर्पज़ आपका ज़िंदगी में हो जो कि जिसको लेके आप चलें। तीसरा ये है कि आप अपनी मिस्टेक से लर्न करें और अपनी मिस्टेक से डिसहार्ट ना हो, आप उससे लर्न करें। और अपने अंदर नंबर 4 के पेशेंस जो है ना वो होना चाहिए। हम लोगों में पेशेंस नहीं है, अगर आप थोड़ा सा पेशेंस करेंगे ना तो अगला बंदा भी ये वो रवैये हैं जो आपको एक अच्छा इंसान बनाने में भी मदद करते हैं और आपके मसले भी खुद ब खुद हल होना शुरू हो जाते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम चलते हैं ब्रेक की तरफ और ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और शामिल करते हैं सेगमेंट्स, जिसमें सबसे पहले मेरे पास हैं जी मोबाइल रेट्स। अगर आप प्लान करें मोबाइल खरीदने का तो थोड़ी सी आपके लिए आसानी हो जाती है, पता चल जाता है कि कीमतें मोबाइल की क्या हैं। तो आज हमारे पास पहला मोबाइल कौन सा है जी? Vivo V17 Pro मोबाइल है और अगर आप ख़रीदना चाह रहे हैं तो ये आपको मिल सकता है 66,999 रुपीज़ में। Vivo V11 मोबाइल है और इसकी कीमत है जी 43,999 यानी 43,999 रुपीज़। Vivo V15 मोबाइल है और ये अगर आप खरीदना चाह रहे हैं ये आपको मिलेगा, इसकी प्राइस है 39,999 रुपीज़। नेक्स्ट मोबाइल हमारे पास है जी Vivo Y17 मोबाइल और ये आपको मिलेगा जी 33,999 33,999 रुपीज़। जी तो नाज़रीन, मोबाइल रेट्स तो आपने जान लिए, सब्जियों के रेट क्या हैं ये जानते हैं अगले सेगमेंट आज के भाव में। मार्केट में सब्जियां किस कीमत पर मिल रही हैं, रेट्स आज ज्यादा हैं या कम हैं, ये जानते हैं। फारान की तरफ चलते हैं, ओवर टू यू फारान। आज भी जो सरकारी रेट लिस्ट है ओपन मार्केट में उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया जा रहा और सरकारी रेट लिस्ट जो सब्जियों की जारी की गई है और ओपन मार्केट में मुख्तलिफ सब्जियों की कीमतों में फ़र्क देखने में आया है। ओपन मार्केट में आलू 50 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है, जबकि सरकारी रेट लिस्ट में 36 रुपये फ़ी किलो इसका रेट है। इसी तरह प्याज 33 रुपये की बजाय 50 रुपये में फ़ी किलो फ़रोख्त की जा रही है। टमाटर 90 रुपये की बजाय 100 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। सब्ज़ी जो सब्ज़ मिर्च है उसका सरकारी रेट 160 है, ताहम ओपन मार्केट में 200 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। शिमला मिर्च 70 रुपये की बजाय 80 रुपये। इसी तरह अदरक थाईलैंड का सरकारी रेट लिस्ट में जो रेट है वो 325 रुपये फ़ी किलो है, जबकि ये ओपन मार्केट में 400 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह लहसुन 280 रुपये की बजाय 300 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। मटर 55 रुपये की बजाय 60 रुपये, जबकि शलजम 20 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जाएगा। गोभी 30 रुपये, बंद गोभी 40 रुपये फ़ी किलो, गाजर 40 रुपये, लीमू 55 रुपये सरकारी रेट लिस्ट है, ताम ओपन मार्केट में 100 रुपये किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। पालक 20 रुपये, मूली 20 रुपये, मूंगरे 70 रुपये सरकारी रेट लिस्ट में इसका रेट है, ताम ओपन मार्केट में ये 80 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। खीरा 60 रुपये और बैंगन 40 रुपये फ़ी किलो में आज फ़रोख्त
ओपन मार्केट में होगा। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया फारहान। सब्जियों की कीमतें आपने बता दी, मीट रेट्स क्या हैं वो मैं बता देती हूँ जी। अगर आप ज़ैनत शॉप पे जा रहे हैं तो सबसे पहले बीफ अगर आप खरीदना चाह रहे हैं यहाँ से आप पर केजी खरीद सकते हैं 450 रुपए किलो में। बीफ मिन्स आपको मिलेगा 565 रुपीज़ पर केजी। और इसके बाद जी मटन के रेट हैं 1150 रुपए। मटन मिन्स आप खरीद सकते हैं 1390 रुपए में। इसके बाद जी चिकन रेट, जिंदा मुर्गी सरकारी रेट के मुताबिक मार्केट में अवेलेबल है 184 रुपए में। इसका बना हुआ गोश्त आपको मिलेगा 267 रुपीज पर केजी। एग रेट्स क्या हैं मार्केट में वो मैं आपको बता दूं जी। रिटेल प्राइस सबसे पहले 204 रुपए दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। होलसेल से अगर आप खरीदारी करने के लिए जाएंगे 2 रुपए आप बचा सकते हैं। 202 रुपए में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। और इसके बाद जी गोरमे पे अगर आप जा रहे हैं 203 रुपए दर्जन अंडे यहां पर अवेलेबल हैं। जी ये तो थे रेट्स, आपने जान लिए। अब बचत कैसे हो सकती है जान लीजिए बचत बाजार में। जी सेल्स कहां कहां लगी हैं वो मैं आपको बता देती हूं। तो पहला ब्रांड है हमारे पास ईगो। अगर आप यहां पर जा रहे हैं तो अप टू 50% यहां पर ऑफ है। अलकरम स्टूडियो यहां पर अप टू 50% ऑफ। ओरिजिन पे अगर आप जा रहे हैं जी यहां पर अप टू 60% ऑफ। निशात नीनन अगर आप जाएंगे तो अप टू 50% ऑफ। जी तो इन ब्रांड्स पे सेल लगी हैं, आप जा सकते हैं, ऑनलाइन खरीदारी भी कर सकते हैं। और अब शामिल करते हैं अगला सेगमेंट, जान लेते हैं माल का हाल। जी तो एक नजर डालते हैं गैर मुल्की करेंसी रेट्स क्या हैं। और इसके बाद जी अली जफर के फैंस के लिए बहुत ज़बरदस्त हमारे पास खबर ये है जी। अली जफर और आयमा बेग का नया गाना जिसका टीजर रिलीज हुआ है जनवरी में, आप गाना भी पूरा सुन सकेंगे। जब ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आकर आपको बताएंगे मुख्तलिफ इलाकों में जो लॉकडाउन किया गया है वहां पर क्या सिचुएशन है। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। शहर में कोरोना की सूरत हाल से आपको अपडेट करते रहते हैं और इसका हल निकाला गया है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है। ये स्मार्ट लॉकडाउन सिर्फ नाम के हद तक महदूद नजर आ रहा है क्योंकि इन इलाकों में असल में क्या हो रहा है वो तो हमें फाहद भट्टी बताएंगे, लेकिन ये स्मार्ट लॉकडाउन असल में है क्या, एक झलक आपको भी दिखाते हैं। अच्छा, लॉकडाउन के ये मनाजिर फिलहाल मैंने कहीं नहीं देखे। ये मैंने देखे थे कोरोना की पहली लहर में जब एक्चुअली लॉकडाउन नजर भी आ रहा था। तो लॉकडाउन की अभी वाली सूरत हाल हम जानते हैं फाहद भट्टी से। फाहद बताइएगा, लॉकडाउन किया गया है ताकि उन घरों को महदूद किया जाए, लोगों को महदूद किया जाए, केसेस ज्यादा स्प्रेड ना हो। आप कहां पे मौजूद हैं और यहां पर लॉकडाउन की सिचुएशन क्या है? जी देखिए अन्ना कि शहर भर में कोरोना वायरस से बचाव के लिए जो स्मार्ट लॉकडाउन जारी किया गया था, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो पुलिस एहलकार तैनात किए गए थे। जिन इलाकों में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीज़ों की तादाद जो है वो ज़्यादा निकली थी, वहाँ पर ये स्मार्ट लॉकडाउन किया गया था। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से बाकायदा सर्वे भी किया गया, मगर अब सिचुएशन ये है कि कहीं पर भी कोई पुलिस एहलकार नज़र नहीं आता कि लोगों की आमदरफ्त को रोका जा सके। उसके अलावा जो हुकूमती नुमाइंदे हैं, ज़िला इंतज़ामिया के नुमाइंदे हैं, वो आकर जगह का विज़िट करते थे। उसके अलावा महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के नुमाइंदे आते थे, मगर वो नुमाइंदे हमें कहीं नज़र नहीं आते। पुलिस एहलकार कहीं कहीं नज़र आ जाते हैं कि बैरियर लगाए हुए हैं, मगर वो भी लोगों को रोकते नहीं हैं। इस टाइम मैं मुस्लिम टाउन के इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पर भी जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है, मगर स्मार्ट लॉकडाउन सिर्फ फर्जी ही साबित हो रहा है। यूँ लगता है कि जैसे सिर्फ कागज़ों में ही स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है, क्योंकि
अमली तौर पर तो हमें ये स्मार्ट लॉकडाउन कहीं नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह क्या हो सकती है कि पुलिस एहलकार जो हैं वो यहाँ पर तैनात नहीं हैं। उसके अलावा हुकूमती नुमाइंदे या ज़िले इंतज़ामिया के नुमाइंदे जो यहाँ पर सर्वे करते थे, ये यहाँ पर आते थे बाकायदा चेकिंग करने के लिए, वो लोग हमें कहीं दिखाई नहीं देते। उसकी वजह से कोरोना वायरस से मुतासरा मरीज़ों की तादाद जो है वो ज़्यादा होती जा रही है। शहर में आए रोज़ मरीज़ जो हैं उनकी तादाद में इजाफा होता जा रहा है, कई अमवात भी हो रही हैं, मगर ये जो स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है इस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। अगर इस स्मार्ट लॉकडाउन पर बेहतर तरीके से अमल दरामद करवाया जाए या अमल दरामद किया जाए तो कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। जी, दैट इज द ओनली वे कि हम इस वायरस को महदूद भी कर सकते हैं, इसके फैलाव को रोक सकते हैं एहतियात करके। और इसके साथ साथ फिर जिस तरह से फाहद बता रहे थे कि जो हालात हैं, जिस तरह से स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल हो रहा है, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि कोरोना वायरस फैलता चला जा रहा है। एहतियात के अलावा हल कोई नहीं है। एक दिन में 24 जिंदगियां कल रिकॉर्ड हमने देखा है कि ये इजाफा हुआ है, केसेस भी मतवातर सामने आ रहे हैं। तो प्लीज एहतियात कीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह कल जिंदगी रही तो सेम टाइम पर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।